हाय बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सारे लोग काफी अच्छे होंगे। तो बच्चों, ये सेशन आपको वैसे तो परसों देना चाहिए था, लेकिन आप सभी को पता है कि आपके सर जो है वो कोविड पॉजिटिव निकल गया था उनका, जिसकी वजह से मैं लाइव भी नहीं आ पा रहा। बट यस, आप लोगों की पढ़ाई ना रुके इसलिए ये लेक्चर को भी प्रीमियर करा जा रहा है। और आज के इस जो ये वाली सीरीज थी, इसमें चैप्टर 1 के हम ऑलरेडी मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज कर चुके हैं। अब हम चैप्टर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो आइए बच्चों, शुरुआत करते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज के। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बात बता दूं। कुछ लोग मुझे जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे। तो जो बच्चे जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते वो मुझे अनअकैडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करने पर वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चा पार्टी, जैसे आप देख पा रहे हैं, माय नेम इज विनोद कुमार बहल। हाँ, आज एक और बात है बेटा, एनर्जी थोड़ी सी लो रहेगी बिकॉज हेल्थ बिल्कुल ही डाउन है। लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए लेक्चर लाया जा रहा है ताकि आप लोगों की पढ़ाई ना रुके, आप अच्छे से पढ़ाई करें। गाइस, फिजिक्स एडुकेटर, सीईओ एट AVJMS Educare Private Limited, running school project in Dwarka International School, and yes, visiting faculty at Alan Rohtak. बच्चा पार्टी, what's new with Unacademy? Ask a doubt feature. अब ये आस्क अलाउड में क्या है, नाउ यू कैन आस्क अनलिमिटेड डाउट्स कभी भी किसी भी समय पर। आपको बस सिर्फ आस्क डाउट पर क्लिक करना है, यहां से गैलरी से फोटो अपलोड करना है एंड यू विल बी एबल टू गेट योर सोल्यूशन बच्चों। साथ ही साथ में अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, जहां पर आप घर से अपने कंफर्ट के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। इंडिया के टॉप एडुकेटर्स आपको मिल रहे होंगे इस एक प्लेटफॉर्म पर, वो भी रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन के थ्रू बेटा। एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस है, लाइव टेस्ट सीरीज है, बैच कोर्सेज है, और हर मंडे को एक नया बैच लॉन्च होता है। अगर आपको एक टीचर की पढ़ाई अच्छी नहीं लगती तो आप दूसरे टीचर से भी पढ़ सकते हो। राइट बच्चों? अच्छा, यहां पर अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपको एक छोटा सा कोड अप्लाई करना पड़ेगा विच इज VK आर्मी, और आप यहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं विच इज VK आर्मी बच्चों। ठीक है, ये कोड अप्लाई करने के बाद आप जो है अब यहां पर भी आपको अगर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, 1-on-1 मेंटोरशिप चाहिए तो एक अपना पर्सनल मेंटोर मिलेगा आपको। यहां पर भी आप VK आर्मी कोड अप्लाई कर सकते हैं। बच्चे, ये कोड अप्लाई इसलिए करना है क्योंकि आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलेगा यहां से। साथ ही साथ में बच्चों, ये एक 12th का बैच 2022 के लिए लॉन्च हुआ है, जिसमें मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा, आकाश मंदान सर मैथ्स पढ़ाएंगे, भारत पंचाल सर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, अनीता आचार्य मैम इंग्लिश, और आपकी बायोलॉजी एडुकेटर जूही मिश्रा मैम बायो पढ़ाएंगी। साथ ही साथ में बच्चों, ये कॉमर्स के लिए कुछ कुछ बैचेस है, लेकिन हाँ साइंस में मतलब और बहुत सारे बैचेस लॉन्च हो रहे हैं दिन ब दिन। 11th का भी एक प्रारंभ बैच लॉन्च हो चुका है। ठीक है, और आपको बस एक कोड को यूज करना है, उस कोड का नाम है बेटा VK आर्मी। इस कोड के थ्रू आप मेरे सारे अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सारे लेक्चर्स दे रखे हैं, आप वहां जाएंगे तो वन शॉट और बहुत सारे लेक्चर्स है तो आप एक्सेस कर सकते हैं। खैर बच्चों, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आप देखिएगा क्लास 12th का ये जो सेशन है, चैप्टर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, इसकी तरफ शुरुआत करते हुए बच्चा पार्टी, अगर आप देखोगे तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया है, दे हैव आस्क्ड अस हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू कैरी अ 6 माइक्रोकूलम चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ 9 वोल्ट बैटरी। देखो बेटा, 6 माइक्रोकूलम चार्ज को लेके जाना है, 9 वोल्ट बैटरी है, तो आप सभी को पता है दैट वर्क डन बराबर चार्ज इनटू पोटेंशियल, या पोटेंशियल बराबर वर्क डन पर यूनिट चार्ज। बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, 6 इंटू 10⁻⁻6 को आप मल्टीप्लाई कर दो पोटेंशियल से विच इज 9 वोल्ट, और आपका आंसर आ जाएगा 54 इंटू 10⁻⁻6। अभी ये क्या है, वर्क डन है, एनर्जी की का यूनिट होगा विच इज 54 इंटू 10⁻⁻6 जूल। सो यू कैन से सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। राइट बच्चों, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। आई गेस आप सभी बच्चों ने अच्छे से इसको कर लिया होगा। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या बोलता है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a unit positive charge without acceleration from infinity to a point in an electric field against the electrostatic force।
बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, इसने तो सीधा सीधा आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन के बारे में बता दिया कि अगर हम इंफिनिटी से किसी भी एक चार्ज को, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आ रहे हैं इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ गिवन पॉजिटिव चार्ज, इन दैट केस उसको आप क्या बोलते हो, उसके ऊपर कुछ वर्क डन होता है, दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल। आप लिखते नहीं हो पोटेंशियल बराबर वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, राइट बच्चे? तो यही केस होता है, ये आपको पता चल गया, दैट सिंपली ओके। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आई गेस आपको समझ में आ गया बेटा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, राइट बच्चा पार्टी? चलिए एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज माइनस क्यू एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट इज, यानी कि माइनस क्यू है बेटा, माइनस क्यू की वजह से किसी भी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? बहुत सिंपल सी बात है बेटा, अगर प्लस क्यू है उसकी वजह से किसी भी पॉइंट पर जो आर दूरी पर है तो पोटेंशियल होता है प्लस के क्यू बाय आर। लेकिन क्योंकि यहां पर बच्चे आपका प्लस क्यू नहीं है, आपका माइनस क्यू है, तो आप सीधा सीधा क्या लिखेंगे, माइनस के क्यू बाय आर। सो यू विल से दैट दिस इज माइनस के क्यू बाय आर। दो ऑप्शन अच्छा सेम नहीं है, ठीक है। सो माइनस के क्यू बाय आर इज द करेक्ट आंसर। भाई पोटेंशियल सर माइनस क्यू लगाया, प्लस क्यू नहीं लगाया, क्योंकि बेटा पोटेंशियल जो है वो आपका स्केलर क्वांटिटी है, तो प्लस और नेगेटिव दोनों में से कुछ भी आ सकता है, राइट बच्चों? तो चलिए बच्चा पार्टी बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ इतना एट अ डिस्टेंस ऑफ इतना इज। बहुत सिंपल सी बात है, बेसिक, शुरुआत में तो बड़े बेसिक क्वेश्चंस दिए होते हैं, लेकिन बेटा अभी आपको मजा आने लगेगा जब आप ऑप्शंस दे रहे होंगे, आप नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर कर रहे होंगे मुझे, क्योंकि आपसे क्वेश्चंस बनेंगे, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप अपर लेवल पर चलते रहेंगे। पोटेंशियल पूछ रहा है, चार्ज दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, भाई वी क्या होता है, के क्यू बाय आर। देखते हैं कौन जल्दी करता है, आप या मैं, राइट? देखते हैं कौन कितनी जल्दी कर पाता है। और आर की वैल्यू क्या है, मीटर है, तो कन्वर्ट करने की जरूरत, 9 से 9 कट गया, 100 इंटू 10 की पावर 9 और -3 प्लस 3 -6 प्लस 3, तो ये हो गया 10 की पावर 5। पोटेंशियल है तो वोल्ट, राइट बच्चे? तो इसका मतलब सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। भाई सीधा सीधा फॉर्मूला है, अब तक तो कोई ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है जो हमसे छूट जाएगा या हमसे बन नहीं पाएगा बच्चे। आई गेस आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं जरा अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, जहां पर इसका एटॉमिक नंबर 50 दे रखा है और रेडियस क्या दे रखा है, 9 इंटू 10 की पावर -13। बच्चे कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, अब समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि चार्ज तो गिवन नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो चार्ज होगा दैट विल बी एटॉमिक नंबर इंटू चार्ज इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। बात तो एक ही, भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो क्या होता है, अगर एक प्रोटॉन पे चार्ज प्लस ई है तो अगर वहां पर 50 प्रोटॉन्स है, एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है, 50 प्रोटॉन्स, मतलब 50 ई चार्ज हो गया। तो आप क्या कहेंगे, V बराबर के क्यू बाय आर, और यू कैन से K इंटू जेड ई बाय आर, यू कैन से K इंटू जेड ई बाय आर। और अगर ऐसा है तो बस वैल्यूज पुट करो, 9 इंटू 10 की पावर 9, Z कितना है बेटा 50, E कितना है 1.6, 10 की पावर -19, और R से डिवाइड मार दो, 9 इंटू 10 की पावर -13, 9 से 9 कट गया। देखिए भाई 9 और -19 -10 हो गया, 50 इंटू 1.6, 10 की पावर -10, नीचे है 10 की पावर -13, राइट बच्चे? ऐसा करके गिवन है। और देखो पॉइंट से ये कट जाएगा, 16 5 80 इंटू ये प्लस ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या रह गया, 3 रह गया। तो आप कहेंगे 8 इंटू 10 की पावर 4। यहां पर क्या दे रखा है, यानी कि कहीं ना कहीं हमने कुछ गड़बड़ कर दी। आप एक बार फिर से देख लो, 9 इंटू 10 की पावर, ओके दिस इज सेंटीमीटर। भाई सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है, तो 10 की पावर -2 से और मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ऊपर 10 की पावर 2 से और मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 8 इंटू 10 की पावर 6। और क्या चाहिए था, पोटेंशियल, तो वोल्ट तो होगा ही होगा। तो आप क्या कहेंगे बच्चे,
8 इंटू 10⁻6 वोल्ट। आई गेस आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा हम क्या कहने की कोशिश कर रहे थे। हम V निकाल रहे थे विच इज KQ/R। राइट बच्चा पार्टी? यस बच्चों, समझ में आ रहा है? चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा 6th क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है? एट अ पॉइंट ए देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इतना। देखो बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 500 वोल्ट पर मीटर। ठीक है सर। एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इतना, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा? 3000 वोल्ट। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट चार्ज एंड ए, मतलब आर पूछ रहा है। कोई बात नहीं, मेरी बात को गौर से सुनना बेटा। ई क्या होता है? KQ/R²। और V क्या होता है बेटा? KQ/R। अगर मैं E को V से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा? या V को E से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा? KQ/R अपॉन KQ/R²। भाई KQ से KQ कट जाएगा, R² ऊपर जाएगा, नीचे R से R कट गया, तो V/E बराबर क्या हो गया बेटा? R हो गया। अभी R बराबर V कितना है? 3000 और E कितना है? 500। ये 2 0 से ये कट गया, 5 से 6, तो R क्या हो गया? 6 मीटर। R कितना हो गया? 6 मीटर। सर कैसे किया? बस कंपैरिजन मारा, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, पोटेंशियल गिवन है, दोनों को डिवाइड मारा, R आ गया विच इज 6 मीटर। बेटा ये 2022 वाले बच्चों के लिए नहीं है सेशन, 2021 वाले बच्चों के लिए है। 2022 वाले बच्चों का अगर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है सो दे कैन आल्सो सॉल्व दीज क्वेश्चंस। अदरवाइज बेटा ये मैं बड़ा क्विकली करवा रहा हूं क्योंकि बोर्ड एग्जाम जो 2021 में देने वाले हैं बच्चे, ये उनके लिए सेशन है। राइट बच्चों? चलिए आप जब तक अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर? देखो बच्चे, आपसे क्या कह रहा है? आपको कह रहा है कि इस स्क्वायर के सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। मेरी बात को गौर से सुनना, ये सेंटर है बेटा। अगर आप ये कह रहे हो मुझे कि ये सेंटर है बच्चे, तो बड़ी सिंपल सी बात है, इसकी वजह से माइनस KQ, इसकी वजह से प्लस KQ, इसकी वजह से माइनस, इसकी वजह से प्लस, तो बेसिकली क्या है? 2 प्लस KQ है, 2 माइनस KQ है, तो क्या होगा? 2KQ/R माइनस 2KQ/R। अल्टीमेटली तो जीरो ही आना है, बेटा। समझ में आया कि नहीं आया? तो हमारा आंसर क्या आ गया? सॉरी, देयर इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया 0। समझ में आया? तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है बेटा? 0 है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों, लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V and the electrostatic field E with distance R from a point charge Q is correctly shown by graphs। बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, V बराबर KQ/R होता है, E बराबर KQ/R² होता है, V is inversely proportional to R, E is inversely proportional to R²। तो कभी भी अगर ऐसा रिप्रेजेंट करना है बेटा, अगर ऐसा ही रिप्रेजेंट करना है तो एक ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ हमारा हमें आंसर बखूबी डिफाइन कर रहा है हमारे लिए। कौन सा ग्राफ? ये वाला B वाला ग्राफ। राइट बच्चे? ऑलरेडी येलो से लिखा हुआ है, दैट्स इट। समझ में आया कि नहीं आया? कभी भी अगर ऐसा ग्राफ हो तो आप ऐसा एग्जाम में लिख के आ जाएंगे। राइट बच्चा पार्टी? चलिए बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है? पहले आपको सारे स्टेटमेंट्स बहुत अच्छे से पढ़ने होते हैं बेटा, क्योंकि अगर आप स्टेटमेंट्स को तरीके से नहीं पढ़ोगे यू विल नॉट बी एबल टू गिव योर करेक्ट आंसर्स। राइट बच्चों? देखिए क्या कहता है? फॉर अ पॉइंट चार्ज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वेरीज एज 1/R। एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वेरीज एज 1/R। बड़ी सिंपल सी बात है यार, V बराबर KQ/R होता है। यस दिस इज करेक्ट। For a dipole, the potential depends on the position vector and dipole moment vector। इसने कहा डाइपोल के लिए पोटेंशियल जो है वो पोजीशन वेक्टर और डाइपोल मोमेंट वेक्टर। बड़ी सिंपल सी बात है यार, पोटेंशियल क्या होता है? KP/R², राइट? या फिर मतलब आपका 2KP/R², सॉरी एक्चुअल की वजह से ये होता है या फिर 0 होता है। तो बड़ी सिंपल सी बात है यार, डाइपोल मोमेंट पर भी डिपेंड करता है और पोजीशन वेक्टर पर भी डिपेंड करता है। तो ये भी करेक्ट है, द इलेक्ट्रिक डाइपोल पोटेंशियल वेरीज एज 1/R एट लार्ज डिस्टेंस। देखो भाई 1/R तो नहीं करता, 1/R² है, इसका मतलब दिस वन इज द इनकरेक्ट। इसको भी पढ़ ही लो। फॉर अ पॉइंट चार्ज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एज वेरीज एज E 1/R²। बहुत सिंपल सी बात है यार, इलेक्ट्रिक
फील्ड जो होता है वो ऐसा ही होता है, तो ये भी करेक्ट है। तो ये वाला कैसा हो गया बेटा, इनकरेक्ट हो गया। और हमसे क्या पूछ रहा था, विच वन इज नॉट ट्रू। कहीं ऐसा ना हो कि पहला ही ऑप्शन पढ़ के आपको लगे ये तो सही है, चलो इस पे क्लिक कर दिया। वहां ध्यान देना, उसने नॉट ट्रू बोला है, नॉट ट्रू, बिल्कुल ध्यान देना बच्चे। तो इसलिए हमारा आंसर कौन सा सही हो गया, सी इज द करेक्ट आंसर। राइट बच्चा पार्टी, आई गेस आप सभी का हो गया होगा। तो चलो बढ़ते हैं जरा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज 10th क्वेश्चन। 2 points charges of इतना एंड इतना आर प्लेस्ड एट पॉइंट ए एंड बी, यानी कि एक डाइपोल दे रहा है। कहने का मतलब तो आपको भाई देखो ना, +10 माइक्रोकुलाम्ब है और -10 माइक्रोकुलाम्ब है, राइट बच्चे। अच्छा, इफ P and Q आर द 2 points lying on the perpendicular bisector line of AB, यहां पर 2 पॉइंट्स है, कहीं पर भी है, मान लो हमने यहां पर 2 पॉइंट्स लगा दी। देन वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम ऑफ 5 माइक्रोकुलाम्ब फ्रॉम P to Q। ठीक है जी, यहां से लेकर और Q तक मुझे चार्ज को लेके जाना है, कितना वर्क डन होगा। बच्चे ऐसे क्वेश्चंस के लिए ना हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। सबसे पहले पहले आप ये देखो कि पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, अब ये इक्वेटोरियल क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर 0 होता है, ये हमें ऑलरेडी पता है, ये हमें ऑलरेडी पता है बेटा। ठीक है, ये हमें ऑलरेडी पता है, कितना होता है, 0 होता है। मैंने कहा ठीक है यार। अब एक बात बताओ, पोटेंशियल P पॉइंट पर भी 0 है, क्योंकि वो भी आपका इक्वेटोरियल पर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, और Q पॉइंट पर भी 0 है। राइट बच्चे, चार्ज को लेके जा रहे हैं, उसने क्या बोला, कितना वर्क डन लगेगा। भाई वर्क डन क्या होगा, Q इंटू डीवी। राइट बच्चे, Q इंटू डीवी, इधर भी 0 इधर भी 0, तो डीवी तो क्या हो गया, 0 ही हो गया, यानी कि वर्क डन भी क्या हो गया, 0 हो गया कि नहीं हो गया भाई। तो वर्क डन भी कितना लगेगा, 0। आई गेस आपको समझ में आ गया। तो यहां से एक स्टेटमेंट आप लिख सकते हो कि ऑन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, यहां पर इक्विपोटेंशियल ही तो हो गया एक हिसाब से, इन दैट केस वर्क डन इज 0, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल वहां पर क्या है बेटा, 0 है। चेंज इन पोटेंशियल कितना है, 0 है। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूं। थोड़ा सा अगर फास्ट दिख रहा है तो आप 0.75 पे करो, 0.5 पर करो, बट यस बच्चों ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आपको करने हैं ऐसे क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करते हो। अब एक बार आप बगैर देखे करोगे मजा आ जाएगा। पीडीएफ में नीचे लिंक में मैंने डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी फॉर दैट। राइट बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, क्या है, n small metal drops of same size and charged to V volt each, if they coalesce to form a single large drop, then its potential will be। वेरी इंपॉर्टेंट चार्ज क्वेश्चन बेटा। देखिए इसने कहा n छोटे छोटे मेटल ड्रॉप्स है सेम साइज के, उनका पोटेंशियल क्या है, V है। उन छोटे छोटों को मिलके एक बड़ा ड्रॉप बनाया, उस बड़े का पोटेंशियल क्या होगा। देखो बच्चे, 1 2 3, ओके जरा एक सेकेंड होल्ड करिए बेटा। हाँ जी, अभी क्या होगा, 1, ठीक है ना, फिर 2, फिर 3, ऐसे करके छोटे छोटे ड्रॉप मिलके एक काफी बड़ा ड्रॉप बन गया बेटा। राइट बच्चा पार्टी, ऐसे करके। अब ये n है, हमें नहीं पता कितने हैं, n है। राइट, आप देखो बड़े वाले का कुछ रेडियस होगा तो उसका कुछ वॉल्यूम भी होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। सपोज करते हैं ये बड़े वाले का रेडियस r है, छोटे वाले का रेडियस तो स्मॉल r है, लेकिन कितने बने हैं बड़े वाले के अंदर, n, विच इज इक्वल्स टू n इंटू एक का वॉल्यूम, n इंटू एक का वॉल्यूम। भाई 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, r क्यूब बराबर n r क्यूब, और अगर इसका मैं पावर 1/3 कर दूं तो इसका भी करना पड़ेगा। राइट बच्चे, 3 से 3 कट गया, r बराबर, इसका तो 1/3 हो ही जाएगा, लेकिन r का कट जाएगा 3 से 3, तो स्मॉल r। समझ में आया कि नहीं आया। यानी कि बड़े वाले जो ड्रॉप है उसका रेडियस कितना बचेगा, n 1/3 स्मॉल r। व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप, n 1/3 स्मॉल r। आई गेस आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया बेटा। एक तो ये कॉन्सेप्ट है। अब इसके जस्ट बाद देखो बेटा, इसने क्या बोला, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ लार्जर ड्रॉप। देखो बेटा, अब लार्जर वाले ड्रॉप का पोटेंशियल क्या होगा कि एन क्यू बाय कैपिटल आर। नहीं समझे, देखिए भाई, जो स्मॉल वाले ड्रॉप का पोटेंशियल है वो के क्यू बाय स्मॉल आर है।
राइट बच्चे, कितना है, के क्यू बाय स्मॉल आर है। तो बड़े वाले का क्या होगा, के क्यू बाय कैपिटल आर, लेकिन कितने क्यू, एन क्यू, एक के ऊपर क्यू है तो एन के ऊपर एन इंटू क्यू। अच्छा जी पुट करो जरा, के एन क्यू बाय आर की जगह पुट करो क्या, एन 1/3 इंटू स्मॉल आर। राइट बच्चे, ये हो जाएगा एन अपॉन एन 1/3 के क्यू बाय आर। व्हाट इज दिस, पोटेंशियल ऑन स्मॉल वाला, पोटेंशियल ऑन स्मॉल वाला, तो ये उधर माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 1/3 इंटू कैपिटल वी, दिस इज वी डैश, तो ये हो जाएगा n 2/3 इंटू वी, दिस इज पोटेंशियल ऑन बिगर ड्रॉप। भाई बड़े वाले ड्रॉप पे पोटेंशियल कितना होगा, n 2/3 वी। तो कहा गया ये रहा, ये तो इरेजर से इरेज कर दूं, ये थोड़ा सा ऐसा हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, डी ऑप्शन। कभी भी बच्चों अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप बस सिर्फ इस फॉर्मूला की याद करो, किसको, n 2/3 इंटू वी, यानी कि पोटेंशियल ऑन बिगर ड्रॉप बराबर n 2/3 इंटू वी, पोटेंशियल ऑन स्मॉलर ड्रॉप। पोटेंशियल ऑन बिगर ड्रॉप बराबर n 2/3 इंटू पोटेंशियल ऑन स्मॉलर ड्रॉप। आई गेस आपको सभी बच्चों को समझ में आ गया बेटा, राइट बच्चा पार्टी। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको इसको नोट डाउन करना है, एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा, आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, है ना, या स्क्रीनशॉट ले लो आप। और वैसे भी बेटा प्रीमियर चल रहा है, तो आप तो क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं और फिर आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन 12 बेटा क्या कहता है, अ स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ मर्करी हैविंग अ पोटेंशियल ऑफ इतना इज ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ मर्जिंग 125 ड्रॉपलेट्स। देखो बेटा वहां पर n ड्रॉपलेट से एक बड़ा ड्रॉपलेट बना था, यहां पर n क्या है बेटा, 125 ड्रॉपलेट से, तो यहां पर n क्या है बेटा, 125। वहां पर v डैश क्या था, दैट वाज n 2/3 इंटू स्मॉल v, यहां पर v डैश क्या है बेटा, 2.5 वोल्ट, ठीक है ना, बराबर n कितना है, 125 की पावर 2/3, और मुझे छोटे वाले पर पोटेंशियल चाहिए। कहने का मतलब है 125 छोटे छोटे ड्रॉप मिलके एक बड़ा ड्रॉप बना जिसका पोटेंशियल 2.5 वोल्ट है। आई वांट द पोटेंशियल ऑन स्मॉलर ड्रॉप। क्या करोगे बच्चे, 2.5 तो ठीक है, इसका करो जरा, क्या होगा, 5 की पावर 3, 5 5 25, 25 5 125, 5 की पावर 3 की पावर 2/3 इंटू वी, 3 से 3 कट गया, 25, 2.5 बराबर 5 5 25 इंटू वी, तो v बराबर क्या हुआ बेटा, 2.5, और ये 25 डिवाइड हो जाएगा, ये पॉइंट नीचे आ गया तो 1/10 हो गया, यानी कि 0.1 वोल्ट हो गया, यानी कि 0.1 वोल्ट हो गया। तो ये हमारा आंसर है डी ऑप्शन। हमारा कौन सा आंसर है, डी ऑप्शन। मैंने क्या बोला, कभी भी अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, बस सिर्फ ये याद रखना है, अदरवाइज आपको पूरा लंबा स्टेप करना पड़ेगा, और अगर 1 या 2 नंबर में आ जाए तो उसके लिए हमारे पास टाइम बहुत कंज्यूम हो जाएगा, इतना टाइम हमारे पास होगा नहीं। सो गाइज यू कैन राइट दिस ऑल्सो। आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 13th क्वेश्चन। क्या कहता है, they are just asking electric field and electric potential inside a charged spherical shell are। देखो भाई चार्ज स्फेरिकल शेल है, अगर शेल है बेटा, अगर शेल है तो शेल के अंदर आपने फर्स्ट चैप्टर से पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, लेकिन आपको इतना पता है कि पोटेंशियल के लिए तो सरफेस पर भी चार्ज प्लस क्यू ऐसा बिहेव करता है जैसे वो सेंटर पर रखा है, तो पोटेंशियल चाहे सेंटर पर हो या पोटेंशियल चाहे सरफेस पर हो सेम होता है। इसका मतलब आप कहेंगे शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होगा बट पोटेंशियल विल बी नॉन जीरो बच्चे, बट पोटेंशियल विल बी नॉन जीरो। आई गेस आप सभी बच्चों को समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूं। बच्चा पार्टी आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच इज क्वेश्चन नंबर 14 बेटा। अ होलो कंडक्टिंग स्फीयर इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट P। ठीक है जी, प्लेस्ड एट P। ओके बच्चों, अच्छा let VA, VB, VC be the potentials at point A, B and C respectively then। बड़ी सिंपल सी बात है यार बेटा, आप एक बात बताओ, ये A, B और C, ठीक है जी, A, B और C, आप क्या कह रहे हो, चाहे B की वजह से देखोगे, चाहे C की वजह से देखोगे, चाहे A की वजह से, एक स्फेरिकल है
भाई पोटेंशियल तो क्या होता है भाई, चार्ज तो ऐसा लगेगा ना जैसे सेंटर पर बिहेव कर रहा है, तो सेंटर से इधर देखो चाहे इधर देखो, पोटेंशियल तो सेम है। तो क्या आप ये नहीं कहोगे कि VA बराबर VB बराबर VC? अब यहां तीनों तो दिया नहीं है, पर VA और VC दिया हुआ है, तो VA बराबर VC। भाई एक हिसाब से ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। अभी थोड़ी देर पहले बोला अंदर जितना पोटेंशियल है वही पोटेंशियल सरफेस पे है, तो सरफेस पे तो हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा ना बेटा। ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, भाई इस पॉइंट पर भी K3/R, इस पर भी उतना ही, इस पर भी उतना ही, तो तीनों का पोटेंशियल सेम हो गया, तो हमारा आंसर आ गया VA बराबर VC। कहानी खत्म हो गई। राइट बच्चा पार्टी, आई गेस आपको समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 15 बेटा। क्या कहता है, इन द केस ऑफ अ चार्ज मेटालिक स्फीयर पोटेंशियल V changes with respect to distance r from the center as। देखो बेटा बड़ी सिंपल सी बात है यार, सेंटर में जो पोटेंशियल है वही सरफेस पर है। भाई पोटेंशियल जो सेंटर पर है वही पोटेंशियल सरफेस पर है, लेकिन हाँ अगर आप सरफेस से बाहर जाएंगे तो वहां पर पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होगा, K3/R आया ना। तो भाई अंदर सरफेस तक तो सेम है, उसके बाद इनवर्सली होगा, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगेन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा? बी ऑप्शन करेक्ट है। राइट बच्चों, लास्ट वाले चैप्टर में 15 क्वेश्चन हमारे लगभग 32 मिनट के आसपास हुए थे। यहां पर तो थ्योरी भी ज्यादा है, फिर भी 26 मिनट के आसपास लग गए। लेकिन हाँ, जब ये हम वीडियो कंप्लीट कर दे तो आपका टारगेट होना चाहिए कि 45 सेकंड के अंदर अंदर एक क्वेश्चन आपका लग रहा है। जब मैं पीडीएफ दे दूंगा आप पीडीएफ ले लेना और उस पीडीएफ के थ्रू फटाफट धड़ाधड़ अपने टिक लगाते रहना, क्योंकि मुझे तो समझाना भी पड़ रहा है ना, आपको तो कम से कम आधे घंटे में पूरी शीट खत्म करनी है। पिछले वाले में भी अगर पीडीएफ नहीं दी तो आज डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, आप उसको भी डाउनलोड कर लेना। देखो बेटा, द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर if the hollow metallic sphere of radius 10 centimeter is charged such that the potential of its surface is 70 volt। बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, जो सेंटर पर पोटेंशियल वही सरफेस पर पोटेंशियल। अगर सरफेस पर 70 वोल्ट है तो यार सेंटर पर भी 70 वोल्ट होगा, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। भाई सेम क्वेश्चन आ गया, अब सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही आपका आंसर है। जो सेंटर पर पोटेंशियल वही सरफेस पर पोटेंशियल, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। है थोड़ा आगे बढ़ते हैं बेटा, 17th क्वेश्चन। The potential on the hollow sphere of radius इतना is 1000 volt, then the potential at 1.4 meter from the center। भाई देखो बेटा, अगर 1 मीटर है रेडियस और यहां पर पोटेंशियल जो है वो 1000 वोल्ट है, तो यहां से 1/4 वोल्ट पर भी उतना ही होगा ना बेटा। भाई अभी यार पिछला ही तो क्वेश्चन हो गया, जो सेंटर पर है वही सरफेस पर है, यानी कि सेंटर से लेकर सरफेस तक ऐसा है, फिर उसके बाद ही रिड्यूस हो रहा है, फिर ही उसके बाद रिड्यूस हो रहा है। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे करके राइट बच्चा पार्टी, यहां पर आपका V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा, अपने को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अगर सरफेस पर 1000 है तो यहां पर भी 1000 वोल्ट है। समझ में आ रहा है बेटा? तो यहां पर भी 1000 वोल्ट है। करेक्ट गाइस? राइट बच्चों, आगे बढ़ते हैं, शायद कोई अलग सवाल मिल जाए, सेम होगा तो काट देंगे। ठीक है, आप देखो क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस? ये जो अच्छा ये वाला रह गया, इसमें क्या है ना बेटा, V बराबर इतना है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये सेम क्वेश्चन एक पीछे भी डाला हुआ मैंने, तो थोड़ा सा वो इससे और एडवांस है, वही सेम क्वेश्चन करवा देंगे आपको, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में कितना एंगल निकालना है? तो E और V के बीच में हमेशा 90 डिग्री होता है। सो देखो, जब हम यहां पर भी देखते थे, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया था, ये -q है, ये +q है यहां पर, और ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस होता था, तो आप कहते थे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझ में आया कि नहीं आया? तो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर, तो आपने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में हमेशा कितना डिग्री एंगल होता है? 90 डिग्री ऑलवेज बेटा, हमेशा कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री ऑलवेज। राइट बच्चों, लेट अस मूव अहेड, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। इन अ सर्टेन रीजन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट्स अलोंग x डायरेक्शन, द इक्विपोटेंशियल सरफेस एसोसिएटेड विद द फील्ड विल बी। बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन के अलोंग है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस x के परपेंडिकुलर, यानी कि या तो x के परपेंडिकुलर या y z के पैरेलल।
तो आप क्या करेंगे, इक्विडिस्टेंट प्लेन्स पैरेलल टू YZ प्लेन। भाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है तो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, विच इज YZ के पैरेलल। समझ में आया कि नहीं आया? ये रहा, दैट्स इट। सो 20 वाला क्वेश्चन भी आपका डन हो गया। जरा आगे बढ़ते हैं बच्चे 21वें वाले सवाल की तरफ। क्या कहता है, इफ वी कैरी अ चार्ज वंस अराउंड एन इक्विपोटेंशियल पाथ देन वर्क डन बाय द चार्ज इज। थोड़ी देर पहले सेम क्वेश्चन आया, यानी कि आज के पीपीटी में तो क्वेश्चन रिपीट काफी हो रहे हैं। मतलब क्वेश्चन रिपीट का मतलब सेम लैंग्वेज है। वहां मैंने आपको बताया कि अगर आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग चार्ज को लेके जाना है तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। मतलब डीवी तो जीरो हो गया ना, तो अगर डीवी जीरो हो गया तो भाई आपका वर्क डन भी तो जीरो होगा। अगर डीवी जीरो हो गया बेटा तो आपका वर्क डन भी तो जीरो होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया है, तो ये आप कर लीजिए। 22वां सवाल देखिए, मास ऑफ अ प्रोटॉन इज 1840 टाइम्स। एक बार आप पढ़ लो बेटा, एक बार आप पढ़ लो, जब तक हम पानी पी लेते हो। आपको पता है कि तबीयत थोड़ी सी डाउन है तो इसलिए पानी बार बार पीना जरूरी है, नहीं तो सांस फूल जाएगी। देखिए बेटा क्या बोल रहा है, mass of a proton is 1840 times that of an electron. It is accelerated through a potential difference of 1 kilovolt. What is the kinetic energy of proton? यार एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? Q इंटू वी। यहां पर प्रोटॉन है तो E इंटू वी, और V कितना है 1 किलो वोल्ट, तो आप क्या कहेंगे E इंटू 1 किलो वोल्ट, यानी कि 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई मास से क्या ही लेना देना हमें, मास का अपने को कोई लेना देना ही नहीं है, तो मास वो दे चाहे ना दे, हमें उससे क्या लेना देना। राइट बच्चों, आई गेस मुझे 5 मिनट का रेस्ट ले लेना चाहिए। मैं रिकॉर्डिंग को थोड़ा सा पॉज कर रहा हूं, अभी रिकंटिन्यू करते हैं। तो चलिए बच्चों कंटिन्यू करते हैं, है ना। वैसे तो मैंने 10 मिनट का ब्रेक ले लिया, आपको तो खैर नहीं पता चलेगा, पर मुझे पता चल गया मैंने 10 मिनट का ब्रेक ले लिया। देखो बच्चों, नाउ क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, an electron initially at rest is accelerated through a potential difference of 200 volt। एक इलेक्ट्रॉन है जो इनिशियली रेस्ट पर है, जिसको हमने 200 वोल्ट से एक्सेलरेट किया, so that it acquires a velocity of 8.4 into 10 raised to the power 6 meter per second। The value of E by m। देखो बेटा, कभी भी अगर ऐसा हो ना तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये E by m का वैल्यू कहां से आएगा, कैसे आएगा? मेरी बात को गौर से सुनना बेटा। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² होता है, और वहीं पर अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो या तो QV या फिर E इंटू वी भी होता है। अभी दोनों काइनेटिक एनर्जी है, कंपेयर मार के दोनों को बराबर कर दो एक बार। कैसे बेटा? देखिए EV बराबर क्या हो जाएगा, हाफ mv²। बेटा आपको E by m चाहिए तो E से m को डिवाइड मारो, उधर आपका v² अपॉन 2 इंटू वी हो जाएगा। ठीक है ना बेटा? बस अब वैल्यूज पुट करो। वेलोसिटी कितना है 8.4 इंटू 10 की पावर 6। और सावधान रहना बेटा, कहीं ऐसा ना हो कि गलती से आप स्मॉल v की जगह कैपिटल V डाल दो और कैपिटल V की जगह स्मॉल v डाल दो, बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है ना बेटा? अब देखो सर यहां पर तो पता नहीं कैसे आंसर आएगा हमारा, तो देखो कोई बात नहीं, खैर थोड़ा सा आइडिया लगा लेते हैं। 8.4 10 की पावर 12 है, नीचे कितना है आपका 2 दूने 4 और 10 की पावर 2 है, ये 2 जीरो और अगर लग जाएंगे तो 10 की पावर 2 और हो जाएगा। देखो बेटा 2 और 2 4 से ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अल्टीमेटली जो हमारा E by m का रेशियो है वो कितना आ रहा है 84 इंटू 84 इंटू 10 की पावर -8। अगर मेरी बात सुन लो बच्चे, आप अगर आप ऑन एन एवरेज 100 भी कर दो, अगर आप ऑन एन एवरेज इसको 100 और 100 कर दो तो ये 10 की पावर -4 बन जाएगा। यहाँ 11 12 12 इनमें से कोई है ही नहीं, मेरे हिसाब से तो नन ऑफ दीज है। फिर भी आप कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेटिव करके इसको देख लेना आपका आंसर क्या आता है। राइट बच्चों, अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि अगर आप अप्रोक्सीमेशन डालोगे तो ये 100 ये 100, तो ये 10 की पावर -4 बैठने का है। अब -4 बैठ रहा है, यहां पर आपके पास कोई ऐसा है ही नहीं,
चलो कोई भी हो बेटा, देखो ना, सॉरी सॉरी सॉरी, +8 है, ओके ओके ठीक है ठीक है, रियली सॉरी रियली सॉरी, वो आपका बेसिकली ये है बीमारी का असर, ठीक है। ये आपका +8 है बेटा, 12 में से 4 जाएगा तो +8, तो अगर +8 है तो अब आपको मल्टीप्लाई मारना पड़ेगा 84 से, करके देख लेते हैं यार, अब तो करना ही पड़ेगा, अब तो मजबूरी आ गई, अब तो करना पड़ेगा। 4 4 16, 4 8 32 33, 8 4 32, 8 8 64 69, राइट, ये हो जाएगा आपका 69, ये हो गया 6 5 2 7, 7256 इंटू 10 की पावर 8, अगर आप 8 था पॉइंट लगा दूं 10 की पावर 11 हो जाएगा, 8 और 3 11, तो 7.256, और अगर 0.72 कर दूं तो वो आपका वैसे भी 12 हो जाएगा, तो ऑन एन एवरेज मेरे हिसाब से आपका सी ऑप्शन है, इसको देख लेना, आई गेस दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट बच्चों? तो इस तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको नोट डाउन करना है आप नोट डाउन कर लो बेटा, बहुत इजी क्वेश्चंस है, कुछ मुश्किल नहीं है, बस E/M रेशियो था, आपको इन दोनों को कंपेयर करना था। कभी कभार यही इजी क्वेश्चन हमारे माइंड में नहीं आते क्योंकि हमने प्रैक्टिस बहुत कम करी होती है, तो इसलिए बच्चे प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है, मैक्स टू मैक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 बेटा, द वेलोसिटी v acquired by an electron starting from rest and moving through a potential difference v is shown by which of the following graphs। देखो बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर ईवी होता है, वी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी है, पैराबोलिक कर्व बनेगा बेटा, कैसा कर्व बनेगा? पैराबोलिक कर्व बनेगा, तो बस तो फिर जब पैराबोलिक कर्व बनना है तो ये वाला कर्व है, कर लेना इसको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? आई गेस आपको कंफर्म समझ में आ गया कि हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है, राइट बच्चों? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, हाँ जो अभी पीछे मैंने किया था ना वो वाला ई और वी का रिलेशन, वो सेम यहां पर आ गया। इसने कहा एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है, वो एक ओरिजिन पर रखा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी दे रखी है, आपने उसको एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेट कर दिया, आपको एनर्जी चाहिए व्हेन इट रीचेस टू द पोजीशन इतना, यानी कि एक हिसाब से आपको कहीं ना कहीं वर्क डन चाहिए, और वर्क डन क्या होता है? Q इंटू डी होता है, और आपको पता है कि E बराबर 2 या E बराबर 2 या फिर E इंटू डी आर बराबर 2 dV होता है बेटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको पता है E इंटू डी आर बराबर 2 dV होता है, तो इसका इंटीग्रेशन मारना पड़ेगा अपने को तो इसका इंटीग्रेशन मारना पड़ेगा, तो क्या होगा? Q और आपका dV की जगह ये जो E0 2x अपॉन डी प्लस 3x स्क्वायर बाई डी स्क्वायर है, ये तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको आपको डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि x है, और वो भी कहां से कहां तक बेटा? अच्छा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, उल्टा इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ऐसे नहीं बेटा, इसका करना पड़ेगा हमें इंटीग्रेशन, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन, और वो भी कहां से कहां तक? 0 से x बराबर 2d तक, 0 से 2d तक बेटा, और x ही चेंज हो रहा है, तो जो चीजें चेंज नहीं हो रही उसको बाहर ले आओ। क्या क्या बाहर आ सकता है? q बाहर आ गया, E0 बाहर आ गया। देखो बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ किसका? 2/d और x इंटू डी एक्स। देखो बेटा, x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? x स्क्वायर बाई 2, तो आपने कर दिया x स्क्वायर बाई 2, राइट बच्चे? वो भी कहां से कहां तक? 0 से 2d तक। मैंने कहा ठीक है, प्लस बेटा 3 अपॉन डी स्क्वायर, और x स्क्वायर का क्या होगा? इसका होगा बेटा x की पावर 3 अपॉन 3, तो आपने कहा x क्यूब बाई 3, वो भी कहां से कहां तक? 0 से 2d तक बेटा। समझ में आया कि नहीं आया? एक तो ये भी कॉन्सेप्ट हो गया, ये भी आपका एक कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसको और देखो बेटा, इसको आप और अच्छे से अगर करना चाहो तो आप इसको और अच्छे से किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हो? आपके पास वर्क डन हो गया Q इंटू E0 तो है, यानी कि कहीं ना कहीं ये वाला तो वैसे भी कट गया, बाकी सब में Q E0 है। असल में मैं ऑप्शन क्यों देख रहा हूं? ताकि हमारा आंसर जल्दी आ जाए। और देखो बेटा 2/d है, मैंने कहा ठीक है, यहां पर क्या है? x स्क्वायर बाई 2 है, x स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? 4d स्क्वायर बाई 2, क्योंकि 2d आएगा, 2d का स्क्वायर 4d स्क्वायर, 4d स्क्वायर बाई 2, राइट बच्चे? प्लस बेटा आपका 3/d स्क्वायर, 3/d स्क्वायर, और आपका यहां पर 2 2 4 2 8d क्यूब बाई 8
8d³/3 आ जाएगा। राइट बच्चे, क्या आ जाएगा? 8d³/3। आई गेस मुझे अगले पेज पर जाना पड़ेगा, तो आप इसको ना, यहां पर मेरा व्हाइट बोर्ड भी नहीं आ रहा है, इसको ना एक काम करते हैं, इसको यहां ऊपर ले आते हैं, इसको यहां ऊपर ले आते हैं बेटा, ठीक है? इसको यहां ऊपर ले आते हैं। क्या आ रहा है? वर्क डन बराबर QE0, और ये आ गया बेटा आपका 2/d, इधर से आ गया आपका 4d²/2 प्लस बेटा 3/d², और इधर से आपका आ गया 8d³/3। मेरी बात सुनो, 2 से 2 कट गया, d से d कट गया, d² से d² कट गया, 3 से 3 कट गया, कितना बच गया? 4d + 8d 12d। तो ये आपका वर्क डन आ गया 12d QE0, यानी कि 12QD/E0 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 12QED इंटू नॉट, मतलब 12QD इंटू E0 इज द करेक्ट आंसर। आई गेस आप सभी बच्चों को समझ में आ गया बेटा। कभी भी अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो आप देख लेना, दिस इज योर फाइनल सोल्यूशन। वीडियो पॉज कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको आंसर देखना है वो देख लो, फिर अभी आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। राइट बच्चों, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। 26 क्वेश्चन क्या कहता है? 3 charges 1, 2, 3 microcoulomb are kept at the vertices of an equilateral triangle of side 1 meter। अच्छा देखिए बेटा, 1 मीटर की साइड पर 1 microcoulomb, 2 microcoulomb and 3 microcoulomb, these charges are placed at an equilateral triangle of side 1 meter। ठीक है ना बेटा? मैंने कहा बात तो सही है भाई, इक्विलेटरल है तो साइड तो 1 मीटर होगा ही हो। They are brought nearer, so they now form an equilateral triangle of side इतना। अब एक नया इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया जो इनकी साइड्स का आधा है बेटा। अब ये कितना हो गया? 0.5 मीटर। अच्छा, चार्जेस सेम है, मतलब सेम कॉर्नर्स पर रखे हैं, ट्राइंगल भी सेम है, इक्विलेटरल है, बट आधा हो गया। वर्क डन क्या होगा बेटा? वर्क डन क्या होता है? फाइनल एनर्जी में से इनिशियल को माइनस कर दो। वर्क डन क्या होगा? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में से इनिशियल को माइनस कर दो। पहले तो आप इसको निकाल लो, क्या होगा? K 1 2 3, तो K Q1 Q2/1 बेटा, प्लस K Q2 Q3/1 प्लस K Q1 Q3/1। राइट बच्चे, आप कह सकते हो K कॉमन लेके और इंटू 10 की पावर -6 इवन -12 भी कॉमन लेके, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 1 2, 1 2 मतलब 1 इंटू 2 प्लस 2 3 मतलब 2 इंटू 3 प्लस 1 3 मतलब 1 इंटू 3। राइट, यानी कि 2 3 6 और 3 9 10 11, यानी कि 11K इंटू 10 की पावर -12। राइट है, यानी कि कितना हो गया? 11K इंटू 10 की पावर -12। ठीक है जी, मैं समझ गया। वैल्यूज पुट कर दो ना, पूरी वैल्यूज पुट कर दो, क्या तकलीफ है भाई? पूरी वैल्यूज पुट कर दो, इशू क्या है? जैसे 11K की जगह 9 इंटू 10 की पावर 9, और यहां से आ जाएगा 10 की पावर -12, ये हो जाएगा आपका 99 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है ना बेटा? 99 इंटू 10 की पावर -3, ये इनिशियल आ गया। फाइनल में क्या होगा? फाइनल में कुछ नहीं होना बेटा, बस यहां पर 0.5 0.5 0.5, इसका आधा ही हो जाएगा एक हिसाब से। तो भाई नीचे जहां पर 1 था वहां पर 0.5 हो जाएगा। 0.5 का मतलब क्या हो गया? 10/5, 2 टाइम, सॉरी डबल हो गया। नीचे डिस्टेंस आधा तो पूरा डबल हो गया। तो यू इनिशियल अगर 99 इंटू 10 की पावर -3 जूल है, तो यू फाइनल हो बेटा इसका दुगना, यानी कि 198 इंटू 10 की पावर -3 जूल। वर्क डन क्या होगा? 198 में से 99 माइनस करो तो 99 ही बच गया। तो भाई कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ ओके, सॉरी एक सेकंड होल्ड करो बेटा। 3 चार्जेस है, इफ दे आर ब्रॉट नियरर सो दे नाउ फॉर्म इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ इतना। नाउ द वर्क डन इज, पहले साइड 1 मीटर है, ठीक है, 1 2, फिर उसके बाद 2 3, फिर 1 3, ये आ गया, यानी कि 2 3 6 7 8 9 10 11 इंटू 10 की पावर -12 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9। ये समझ में आ गया? अच्छा ओके,
तो ये 99 हो गया, ठीक है। 99 इंटू 10 की पावर 9 और 99 इंटू 10 की पावर -3 आ गया। सेम अगर इसका करेंगे तो अब u फाइनल क्या आएगा, 0.5 मीटर साइड है, जहां पर 1 है तो वहां पर दुगना हो जाएगा, 2 2 2 2 के कॉमन आ जाएगा, डबल हो गया, तो 99 इंटू 2 198 ही हो गया। कहीं ना कहीं जितना मुझे फील हो रहा है बेटा, ये 0.099 आ रहा है, और यहां पर ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास आ नहीं रहा है। भाई फाइनल में से इनिशियली तो करोगे, इसमें से यही तो माइनस करोगे 99, तो इतना ही आ रहा है। और अगर 0.099 है तो इसको अप्रोक्सीमेटली अगर लिखना है तो 0.1 लिख सकते हो, तो आई गेस, या 0.01, ठीक है ना, आई गेस अप्रोक्सीमेटली आप इसको 0.01 लिख सकते हो। अप्रोक्सीमेटली आई गेस दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि देखो भाई 9 का 0 हो गया, इसका 1 बन जाएगा, तो ये तो आपका 0 1 ही हो गया, तो मेरे हिसाब से 0.01 जूल इज द करेक्ट आंसर। राइट बच्चों, मतलब पहले आपने क्या किया, इनिशियली किया, फिर आपने फाइनल वाला कॉन्सेप्ट किया, और फिर उसके बाद आपका ये आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया हमारा, लेकिन एक बार आपका हो गया फिर आप कर लोगे, तो एक बार इसको नोट डाउन कर लो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, लेट्स मूव टू द 27th क्वेश्चन। देखो क्या कहता है, टू चार्जेस Q1 Q2 आर प्लेस्ड इतना, देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, शायद आपको फिगर दिखाई दे रही है, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है। क्या कहता है, पहले ये इन्हीं जगह पे रखे हुए थे, मैंने कहा ठीक बात है, अब इस Q3 को यहां से हिला के और यहां रख दिया गया, तो आपसे वो क्या बोल रहा है, द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी इज इतना। भाई ठीक है, बिल्कुल कोई बात नहीं, आप देखो डेल्टा यू क्या होगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यही तो होगा। तो भाई चेंज तो ऑलरेडी गिवन है, Q3 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के बराबर यू फाइनल क्या है। भाई फाइनल की बात करोगे तो यहां रखा हुआ है, यानी कि के Q1 Q2 बाई 0.3 30 सेंटीमीटर है, तो आप क्या करोगे, के Q1 Q2 बाय 0.3 फाइनल वाली कहानी, प्लस बेटा 13 के Q1 Q3 बाय 0.4, और ये बीच में दूरी 0.1 सेंटीमीटर की, 0.1 मीटर या 10 सेंटीमीटर की है। देखो ना, रेडियस 40 सेंटीमीटर A टू D, तो ये 30 है तो ये 10 हो गया, तो आप ये कह सकते हो के Q2 Q3 बाई 0.1, राइट है, ये तो हो गया फाइनल। इसमें से माइनस कर दो इनिशियल वाला 12 के Q1 Q2 बाई 0.3, राइट है, ओके जी, प्लस फिर 13 के Q1 Q3 बाय 0.4, लेकिन एक रह गया ये वाला, एक रह गया 2 3 वाला जो इनिशियल था, तो आप कहेंगे प्लस के Q2 Q3 बाय 0.5, क्यों, ये 3 है ये 4 है, पाइथागोरस ये 0.5 मीटर आ जाएगा, और यू कैन से 50 सेंटीमीटर, और यू कैन से 50 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस है ना, इधर से क्या रह जाएगा, देखो भाई Q3 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के बराबर, यहां पर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर दो बेटा, कॉमन ले लो, और नीचे और क्या कॉमन ले लो, चलो और मत लो, यहां से क्या है Q2 वैल्यूज दे रखी है, कुछ नहीं गिवन है, सो Q2 Q3, ठीक है जी, बाई 0.1 माइनस Q2 Q3 बाई 0.5 बेटा, ठीक है जी। और अगर आप गौर से देखो तो यहां से आप 0.1 अगर माइनस ले लो तो ये हो जाएगा आपका, इसको आप इवन ले सकते हो, पॉइंट से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर आपका ये 0.5 से, मतलब ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, तो आप इसको यहां से, फिर मैं इसको ऊपर से ले जाता हूं, यहां पर क्या हो जाएगा, अलग पेन से थोड़ी सी ना जगह कम पड़ जाती है, फिर प्रॉब्लम हो जाती है, तो अगले पेज पे ही कर दो सीधा सीधा, Q3 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के है, और वहां पर ये है, ठीक है। देखो यहां पर क्या है हमारे पास, यहां पर क्या है हमारे पास, Q3 के बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट में क्या था हमारे पास Q2 Q3 माइनस Q2 Q3, यहां पर 0.5, यहां पर 0.1, राइट। इसको एक काम करो, 5 से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, तो क्या बच जाएगा, Q3 के बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 5 माइनस 1 4 Q2 Q3 बाई 0.5, राइट बच्चे,
ये इवन ऊपर चला जाएगा 10, ये कट जाएगा 8। भाई Q3 से Q3 कट गया, 4πε0 से इतना कट गया, K बराबर क्या बन गया 8Q2। K बराबर क्या बन गया 8Q2। एक काम करो, एक बार इसको नोट डाउन कर लो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, उसके बाद फिर मैं पिछले वाले पेज पे आ रहा हूं, क्योंकि एक बार ये अगर हट गया तो फिर मैं इस पेज पे आ नहीं पाऊंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आई एम मूविंग टू द लास्ट पेज, वहां से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। देखो बच्चों क्या आंसर है कि 8Q2। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जो आपका K की वैल्यू है वो 8Q2 के बराबर आ गया। तो कभी अगर इस तरीके के भी क्वेश्चन आए बेटा तो आपको घबराना नहीं है, ये बहुत इजीली बन जाएंगे। मेरा एनर्जी लेवल भले ही थोड़ा डाउन है बच्चे, लेकिन हमें तो पढ़ाई करते रहना है यार। इस हालात में भी अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। देखिए भाई 28, dipole is placed in a uniform electric field. Its potential energy will be minimum when the angle between its axis and the field is। देखो बेटा इसने कहा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है माइनस पी कॉस थीटा, किसकी वजह से, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन दैट इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने कहा ओके, इसका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा जब इस एक्सिस और फील्ड में कितना एंगल होगा। तो देखो बेटा यू तभी मिनिमम होगा जब आपका थीटा 0 डिग्री होता है, तो u हो जाएगा माइनस पीई कॉस 0, कॉस 0 1 होगा तो u हो जाएगा माइनस पीई। समझ में आया, u हो जाएगा आपका माइनस पीई जब आपका थीटा 0 डिग्री होगा। आपसे क्या पूछा था, एंगल पूछा था, तो एंगल इज 0, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अरे ये क्या हो गया, ठीक है, अरे अच्छा चलो, तो ये हो गया बेटा आपका आई गेस। अब अगले पे बढ़ते हैं बच्चे, ठीक है, अगले पे बढ़ते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन, क्या कहता है, अ डाइपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, यानी कि P और E के बीच में कितना डिग्री एंगल है, यानी कि थीटा 1 कितना है बेटा 0 डिग्री। क्या कह रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपका डाइपोल है माइनस Q प्लस Q, तो ये आपका P वेक्टर है और ये आपका E वेक्टर है, और दोनों के बीच में थीटा कितना डिग्री है 0 डिग्री है। इफ W इज द वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल बाय एंगल 60 डिग्री, थीटा 2 कितना कर दिया आपने 60 डिग्री, W वर्क डन है। वर्क डन का फॉर्मूला बता दूं बेटा, तो वो होता है PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, या फिर माइनस PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। तो यहां क्या बचेगा, PE थीटा 1 मतलब cos 0 माइनस थीटा 2 मतलब cos 60 बेटा। देखो PE cos 0 तो 1 आएगा, cos 60 कितना आएगा 1/2, तो इसमें से ये काट दो, ये क्या बच गया PE by 2, क्योंकि 2 minus 1 1/2, 1/2 मतलब PE by 2। तो वर्क डन कितना आया बेटा, वर्क डन कितना आया PE by 2। आई गेस आप सभी बच्चों को समझ में आ गया, वर्क डन क्या आ गया बेटा PE by 2 आ गया। आप क्या बोलते हैं, वर्क डन इन रोटेटिंग इट बाय 180 डिग्री। इसको 180 डिग्री से रोटेट करना है तो वर्क डन कितना होगा, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। अभी अगेन थीटा 0 डिग्री है, थीटा 2 आपका 180 डिग्री हो गया। नाउ वर्क डैश क्या हो जाएगा, PE cos 0 माइनस cos 180। भाई cos 0 तो 1 है बेटा, ये माइनस 1 है, 1 माइनस माइनस 1 2 हो गया, तो ये 2 PE बन गया। अगर P का आधा वर्क डन है तो P किसके बराबर हो गया 2W के बराबर, तो वर्क डन क्या हो गया 2 into 2W, यानी कि 4W के बराबर हो गया आपका वर्क डन, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। बेटा जिस तरीके से मैं कर रहा हूं उसी तरीके से आपको भी बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल तरीके से फटाफट धड़ाधड़ अपने इक्वेशंस को सॉल्व करना है और आपका आंसर बन जाना चाहिए। अभी बोर्ड एग्जाम्स बेटा पोस्टपोन ही हुए हैं, कैंसिल नहीं हुए हैं। अगर अभी पढ़ाई करना छोड़ दिए ना तो बाद में बहुत प्रॉब्लम होगी, बाद में पछतावा होगा बेटा, ठीक है ना। आपकी जगह हम भी होते शायद हम भी ऐसा ही करते, लेकिन अभी जब मैं हूं आपको समझाने वाला तो फिर प्रॉब्लम क्या है बेटा, राइट बच्चों। चलो तो आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर अगले क्वेश्चन, बस 21 क्वेश्चन और पेंडिंग है ना बच्चों। देखिए बच्चों 30वां क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ सर्टेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑल पॉइंट्स हैविंग जीरो पोटेंशियल कैन बी जॉइंड बाय अ सर्कल एस। ये समझ लो भाई, जीरो पोटेंशियल का मतलब एक हिसाब से ये आपको क्या कह रहा है, इक्वी पोटेंशियल की बात कर रहा है आपसे, एक हिसाब से ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस की बात कर रहा है आपसे। जीरो पोटेंशियल का मतलब हर एक जगह का जीरो पोटेंशियल है, मतलब डीवी जीरो है,
मतलब आपका पोटेंशियल, ये सरफेस कैसा हुआ, इक्विपोटेंशियल, मतलब ये सरफेस आपका कैसा हुआ, इक्विपोटेंशियल। एक सेकंड होल्ड करिएगा, यहाँ पर कैमरे का चार्ज खत्म होने वाला है। हाँ जी, चलो सेट हो गया। तो ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। पॉइंट्स इनसाइड एस हैव जीरो पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ पर पोटेंशियल पॉजिटिव है और इसके बाहर पोटेंशियल नेगेटिव है। तो वही क्या कहता है, अ पॉजिटिव चार्ज विच इज फ्री टू मूव इज प्लेस्ड इनसाइड एस। यहां पर एक चार्ज को फ्री रखा है इसके अंदर। बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक जाने की बात करेगा तो आप कहोगे इट मस्ट क्रॉस एस एट सम टाइम बिकॉज चार्ज टेंड्स टू मूव फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। चार्ज क्या करने की कोशिश करेगा, हायर से लोअर पोटेंशियल तक जाने की कोशिश करेगा। आपके सामने है, आई गेस आपने कर लिया होगा। चले बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 31st क्वेश्चन, क्या कहता है, द रेशियो ऑफ चार्ज टू अ पोटेंशियल ऑफ बॉडी इज नोन एज। यार Q बराबर CV होता है तो Q अपॉन V क्या होगा, C, दैट सिंपली मींस कैपेसिटेंस। Q बाई V बराबर क्या होता है, C, दैट सिंपली मींस कैपेसिटेंस। आई गेस आप सभी बच्चों को बच्चे समझ में आ गया मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। राइट बच्चा पार्टी, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 32nd, क्या कहता है, द पोटेंशियल टू विच अ कंडक्टर इज रेज्ड डिपेंड्स ऑन। यानी कि पोटेंशियल जो है, जो कंडक्टर को दिया गया वो किस पे डिपेंड करता है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। यानी कि पोटेंशियल तो चार्ज पे डिपेंड करता है, एक तो ये रहा भाई, इस पे तो डिपेंड करता ही है, बाकी ज्योमेट्री और साइज ऑफ कंडक्टर पर भी डिपेंड करता है। तो बोथ A एंड B, यानी कि C ऑप्शन करेक्ट है। पोटेंशियल टू विच कंडक्टर इज रेज्ड डिपेंड्स ऑन चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज एंड ज्योमेट्री एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। ज्योमेट्री एंड साइज ऑफ द कंडक्टर दोनों पे डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन 33, द अर्थ हैज वॉल्यूम V एंड सरफेस एरिया A, कैपेसिटेंस वुड बी। नहीं समझ में आ रहा। अर्थ एक स्फेरिकल आइसोलेटेड बॉडी है, राइट, ठीक है जी। उसका कैपेसिटेंस क्या होता है, पहले तो आपको यही समझना पड़ेगा, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल बॉडी क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। चलिए भाई, अब यहां पर R तो नहीं पता, पर हाँ वॉल्यूम पता है, 4/3 पाई R क्यूब होता है। और अगर इसी को एरिया से डिवाइड कर दे जो 4 पाई R स्क्वायर होता है, तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, R स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो V अपॉन A हो जाएगा बेटा R/3। इसको मल्टीप्लाई मारो तो यही से R बराबर हो जाएगा बेटा 3V/A। बस इस R को यहां डालने की देरी है, तो C हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R की जगह बेटा 3V/A, यानी कि 12 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू V/A, यानी कि 12 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू V/A। आई गेस आपको समझ में आ गया बच्चे। हर एक तरीके के मिश्रण दिया हुआ है, हर एक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन दिया हुआ है। शायद कुछ अगर कॉन्सेप्ट छूट गए तो आप टेंशन मत लेना, अगली वीडियो में आ जाएंगे या इस चैप्टर का जब दोबारा होगा तो आ जाएगा। एक और आपके लिए सीरीज तो लाई जाएगी ऑलरेडी, है ना, क्योंकि अभी तो हमारे पास टाइम है भाई। आप देखो ना, अभी हमारे पास अप्रैल का आधा तो नहीं है, खैर 8 दिन है हमारे पास अप्रैल के, और फिर उसके बाद आपका मई का महीना है, जून का महीना है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आपके 1 जून को जब सिचुएशन रिव्यू करा जाएगा तो भाई बड़ी सिंपल सी बात है यार, जून में तो नहीं होंगे, 15 दिन का टाइम तो एटलीस्ट मिलेगा। और हालातों को देखते हुए ऐसा तो लग नहीं रहा कि जुलाई से पहले एग्जाम होंगे, तो भाई मई और जून का महीना तो है हमारे पास, 2 महीने हैं अभी, तो और भी कुछ ना कुछ तो लाया जाएगा आपके लिए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 34th, 8 ड्रॉप्स ऑफ Hg आर कंबाइंड टू फॉर्म अ बिगर सिंगल ड्रॉप। Hg के 8 ड्रॉप्स को मिला के एक बड़ा सिंगल ड्रॉप बनाया जा रहा है। बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, कभी भी जब कंबाइन होता है तो उनका वॉल्यूम को ना बराबर करा जाता है। 8 इंटू 4/3 पाई R क्यूब, 4/3 पाई से 4/3 कट गया, R क्यूब बराबर इसको 2 की पावर 2R की पावर 3 कर दो, इससे ये कट जाएगा, R आ जाएगा 2R। कैपिटल R क्या आ जाएगा, 2 इंटू स्मॉल r। कैपिटल R क्या है, 2 इंटू स्मॉल r। अब क्या कह रहा है, द कैपेसिटेंस ऑफ अ सिंगल स्मॉल ड्रॉप टू दैट ऑफ द सिंगल बिग ड्रॉप। देखो भाई, स्मॉल ड्रॉप का कैपेसिटेंस क्या होगा, और देखो बेटा, कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉल ड्रॉप टू द कैपेसिटेंस ऑफ बिग ड्रॉप, ये क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R टू द 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा R, और कैपिटल R क्या है, 2R। R से R कट गया, क्या आंसर आ गया, 1:2। क्या आंसर आ गया, 1:2। ये पेन भी हमारा गिर गया, इसको उठा लेते हैं।
राइट बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? तो 34th क्वेश्चन आई गेस आपका आ गया। अगर क्लियर है तो एक बार यस बोल दो, नहीं क्लियर है तो एक बार नो बोल दो, ताकि हम समझा देंगे। ठीक है, अब तो क्या प्रीमियर हो रहा है, ठीक है, आपको समझ आ ही गया होगा, नहीं होगा तो एक बार यार इसको रिकॉर्डिंग देख लेना। थोड़ा फास्ट इसलिए करवा रहा हूं बेटा कि अब तो पूरा साल बीत चुका है, हम उल्टा 2 महीने एक्स्ट्रा भी ले चुके हैं। ठीक है, चलो 35th क्वेश्चन, two conducting spheres A and B of radii A and B respectively are at the same potential. The ratio of the surface charge densities. देखो बेटा, दो कंडक्टिंग स्फेयर्स अगर सेम पोटेंशियल पर है, इसका मतलब क्या है बेटा कि VA बराबर VB है। मतलब क्या है बच्चे? VA बराबर VB है, मतलब KQA अपॉन आपका रेडियस कितना है A, और बराबर KQB अपॉन B। ठीक है, सेम है, K से K कट गया तो QA अपॉन QB जो होगा दैट विल बी बेटा A बाई B, दैट विल बी A बाई B। उसने क्या बोला? द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटीज। भाई आपका क्या है? स्फेयर्स है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटीज का मतलब सिग्मा A अपॉन सिग्मा B। सिग्मा A क्या है? QA अपॉन 4 पाई RA का होल स्क्वायर अपॉन QB अपॉन 4 पाई RB का होल स्क्वायर। भाई 4 पाई से 4 पाई कट गया, आप देखो QA इंटू RB का स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा, नीचे आपका QB इंटू RA का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, एक और बात बताओ, QA बाई QB क्या है? A बाई B, A बाई B, ठीक है ना। और अगर आप देखोगे तो RB क्या है? B का स्क्वायर, बाई रेडियस ऑफ B वाला क्या है? B है, और ये क्या है? A है, तो ये A का स्क्वायर। A से A कट गया, B से B कट गया, आंसर क्या बचा? B अपॉन A। तो सरफेस चार्ज डेंसिटीज का रेशियो क्या बच गया बेटा? B अपॉन A। समझ में आया? पहले दोनों पोटेंशियल को सेम करा, चार्जेस का रेशियो निकाला, चार्जेस के बाद ये आपको पता है A स्क्वायर, ये B स्क्वायर, यहां लिख लो साइड में, ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो जाओ कि सर ये RA और RB A स्क्वायर और B स्क्वायर कहां से आए? ये रेडिया है बेटा, ये A वाले स्फेयर का और दूसरे वाले कंडक्टिंग स्फेयर के रेडियस है। राइट बच्चों, आई गेस आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 36। क्या कहता है? अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज चार्ज Q, द एक्चुअल चार्जेस ऑन इट्स प्लेट्स आर। ये अगर ऐसा है, टोटल चार्ज Q है, इसका सिंपल सा मतलब है कि यहां पर आपका प्लस Q है और यहां कैपेसिटर का चार्ज Q का मतलब क्या होता है बच्चे कि प्लस Q और माइनस Q। आई गेस वीडियो पॉज हो गया था बेटा बीच में, अभी मेरे हिसाब से सब ठीक है। ठीक है, तो आप देखो ये अगर प्लस Q है और ये माइनस Q है, तो आप तभी कह सकते हो कि इसका चार्ज Q है, तो Q एंड माइनस Q। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ज्यादा क्वेश्चन बच्चे नहीं है हमारे, 37th पार्ट पर है। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड इफ द प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट। भाई बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, अगर आप प्लेट्स को दूर कर दोगे, E बराबर V अपॉन डी होता है, ठीक है ना, E बराबर V अपॉन डी होता है, E तो सेम रहेगा, E तो सेम रहेगा, ठीक है ना। अगर E सेम है तो आप क्या कहेंगे? पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका? पोटेंशियल में चेंज आएगा। अब देखो यहां पर C क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, और Q बराबर CV होता है। C D के बढ़ने पर C कम होगा तो V ऑटोमेटिकली क्या होगा? बढ़ जाएगा। सो यू कैन से पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस, यू कैन से, या फिर ये देखो भाई, अगर D आपका कम होगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, तभी तो E रिमेन सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, D अगर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, तो न्यूमरेटर छोटा होगा, तभी तो V बाई डी का रेशियो कांस्टेंट रहेगा, तो V इंक्रीज हो जाएगा। या फिर यहां से भी D अगर बढ़ेगा तो C कम होगा, C कम होगा तो आपका पोटेंशियल बढ़ जाएगा। दैट्स इट। सो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस। समझ में आया कि नहीं आया? पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस। 38 क्वेश्चन, कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर इज इतना। ओके, मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी जो है वो है 10 माइक्रोफैरड। अच्छा, when the distance between the plates is 8 सेंटीमीटर, D कितना है? 8 into 10 की पावर -2 मीटर। If the distance between the plates is reduced to 4 सेंटीमीटर, its capacity will be। भाई देखो ये D है, आप सीधा सीधा कह रहे हो D क्या हो गया? D by 2 हो गया। 8 से 4 का मतलब आधा हो गया। अगर D हमारा D by 2 हो गया तो C डैश क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D by 2।
सी डैश क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी बाई टू। अब क्या होगा, 2 ऊपर जाएगा तो 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो गया, यानी कि पहले ये कितना रहा 10 माइक्रोफैरेड, तो सी डैश क्या हो गया 2 इंटू 10 माइक्रोफैरेड मतलब 20 माइक्रोफैरेड, दैट्स इट। नया कैपेसिटर कितना हो गया 20 माइक्रोफैरेड। आई गेस आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं, राइट बच्चों, ठीक है ना बेटा, यस। तो चलो इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी करना ही है, और इसी के साथ साथ बच्चों देखो कोशिश पूरी करी जाएगी कि आपके लिए जल्दी से जल्दी आपका थर्ड चैप्टर का भी ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट 50, थर्ड बड़ा है तो मैं कोशिश करूंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 के बजाय मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज आ जाए उसमें आपके पास, है ना, कोशिश करी जाएगी पूरी, पर आप टेंशन ना ले। देखिए 39th क्वेश्चन क्या कहता है, कैपेसिटर्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स वेयर अप्लायंसेस नीड मोर। कैपेसिटेंस क्या है बेटा, चार्ज को होल्ड करता है, अगर ये चार्ज को होल्ड करता है तो इसका मतलब ये उन सर्किट्स में यूज होता है जहां पर ज्यादा करंट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये चार्ज को होल्ड कर रहा है ना, तो ये क्या कर देगा, सीधा सीधा बहाव करवा देगा। तो इसका मतलब कैपेसिटर उन सर्किट्स में यूज होता है जहां पर मोर करंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि दीज आर होल्डिंग द चार्जेस, स्टोर नहीं करते, मैंने फिर बता दिया स्टोर नहीं करते, दीज आर होल्डिंग द चार्जेस। आगे बढ़ो 40th बेटा क्या कहता है, द कैपेसिटी ऑफ अ स्फेरिकल कंडेंसर इज 1 माइक्रोफैरेड इफ द स्पेसिंग बिटवीन द टू कैपेसिटर इज 1 mm, द रेडियस ऑफ द आउटर स्फेयर। देखो बेटा अगर आप स्फेरिकल की बात करते हैं, ये A है और ये B है, तो इसका जो कैपेसिटेंस होता है वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A होता है, ये फॉर्मूला होता है। वैसे ये हमारा इस बार आई गेस सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, फिर भी मैं करवा ही दे रहा हूं। स्पेसिंग बिटवीन टू स्फेयर्स मतलब दोनों स्फेयर्स के बीच का स्पेसिंग मतलब B माइनस A दे रखा है, B माइनस A ऑलरेडी दे रखा है, कितना है बच्चे 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर 1 mm, रेडियस ऑफ द आउटर स्फेयर, यानी कि आपसे B पूछ रहा है। अब बड़ी सिंपल सी बात है यार, B माइनस A बहुत छोटा है तो B अप्रोक्सीमेटली A के बराबर है, तो आप बस यहां पर देखो कैपेसिटी की जगह 10 की पावर माइनस 6 डाल दो, ये क्या है 1 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 9 बेटा, ये AB है, और नीचे क्या है 10 की पावर माइनस 3, राइट बच्चे, तो क्या हो गया ये 10 की पावर 6 हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, सिर्फ 9 चला जाएगा, तो AB बराबर क्या हो गया बेटा 9, तो AB बराबर √9 हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला अप्रोक्सीमेटली A B के बराबर है, तो आपका A हो चाहे B हो अप्रोक्सीमेटली 3 के बराबर है, तो आपका 3 मीटर का करेक्ट आंसर आ गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आउटर स्फेयर का आपका रेडियस कितना है 3 मीटर। इज इट ओके गाइस, इज इट ओके, अप्रोक्सीमेशन बोल रहा हूं क्योंकि स्पेसिंग जो है बहुत ही कम है भाई, 1 mm मतलब कितना होता है, बहुत ही ज्यादा कम स्पेसिंग है, तो A लगभग B के बराबर आप ले सकते हो, है ना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अच्छा इसको नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लो एक बार आप लोग एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे बच्चों। अब 10 से 11 क्वेश्चन रह गए हमारे पास, बीच में हमने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था जिसकी वजह से हम एक और क्वेश्चन एडिशनल करेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या है क्वेश्चन नंबर 41। ये क्या है, इफ n कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस C आर कनेक्टेड इन सीरीज देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी। भाई अगर n कैपेसिटेंस आपके सीरीज में कनेक्टेड है बेटा, तो बहुत सिंपल सी बात है, तो यहां पर क्या होगा 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C प्लस डैश 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 आपका 1 अपॉन C, तो बेसिकली क्या हो जाएगा आपका C/n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बेसिकली क्या होगा C/n हो जाएगा, ये रहा, और अगर पैरेलल में होता तो NC हो जाता, सीरीज में है तो C/n, पैरेलल में होता तो NC हो जाता, तो ये आपका, और रेजिस्टेंस में इसका उल्टा होता है, रेजिस्टेंस की सीरीज में ऐड होता है और पैरेलल में डिवाइड होता है, मतलब आपका पैरेलल में क्या होता है C/n होता और सीरीज में NC होता, मतलब R होता वहां पर तो R होता, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्रॉस ईच ऑफ टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस इतना एंड इतना a potential difference of 10 volt is applied, then positive plate of one is connected to the negative plate of other and the negative plate of one is connected to the positive plate of other after contact। क्या बोल रहा है भाई, आप देखो एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव, दूसरे का पॉजिटिव पहले वाले के नेगेटिव से कनेक्ट है, कॉन्टैक्ट के बाद ये क्या कह रहा है, चार्ज ऑन ईच इज 0,
चार्ज ऑन ईच इज सेम बट नॉन जीरो, चार्ज ऑन ईच इज डिफरेंट बट नॉन जीरो। बड़ी सिंपल सी बात है यार, दोनों के ऊपर चार्ज नॉन जीरो होगा और डिफरेंट होगा। क्यों यार? 1 माइक्रोफैरेड और 4 है। चार्ज तभी आप जीरो कह सकते थे अगर पोटेंशियल आपका सेम होता, राइट बच्चे? लेकिन यहां पर तो पोटेंशियल डिफरेंट है, तो हर एक के ऊपर चार्ज भी अलग होगा और चार्ज की वैल्यू भी नॉन जीरो होगी। समझ में आया कि नहीं आया? राइट बच्चों, चलो ये हो गया। नेक्स्ट 43, 3 कैपेसिटर्स इतना 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 आर कनेक्टेड इन सीरीज टू इतना सोर्स, द चार्ज ऑन 3 माइक्रोफैरेड इज इतना। देखो बेटा, पहले तो ना आप कनेक्शन को कर लो और पोटेंशियल भी लगा दो आप। पोटेंशियल कितना है? 10 वोल्ट, और ये कितना है? 2, 3 और 6। बहुत सिंपल सी बात है बेटा। हाँ, माइक्रोफैरेड तो है ही है। इस वाले के ऊपर चार्ज सीरीज में है तो चार्ज सेम होगा, तो पहले तो सी इक्विवेलेंट निकाल लो। क्या होगा? 1/c इक्विवेलेंट बराबर 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। बच्चे जब आप करोगे ना तो यहाँ कॉमन में माइक्रोफैरेड लिखना मत भूलना, बोर्ड एग्जामिनर आपके सीधा सीधा मार्क्स उड़ा देगा, फिर आप कहोगे कि सर ये तो आपने बताया ही नहीं था। मैंने बता दिया बेटा, ठीक है। यहां से 6 ले लो तो 3 + 2 + 1, यानी कि 1/c इक्विवेलेंट कितना आ गया? 1 माइक्रोफैरेड। तो भाई c देखो 1/c इक्विवेलेंट क्या आ रहा है? देखो ना, मतलब यार एक बात बताओ, आप बेसिकली 1/c कर रहे हो ना, तो माइक्रोफैरेड तो नीचे आएगा तो ऊपर ही आ जाएगा, तो c इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? देखो आप यही कहोगे कि 1/c बराबर 1/1 माइक्रोफैरेड। भाई माइक्रोफैरेड तो यही मल्टीप्लाई होगा, तो c इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बेटा? 1 माइक्रोफैरेड। अगर c इक्विवेलेंट 1 माइक्रोफैरेड है, पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो q बराबर क्या हो जाएगा? cv, यानी कि 10 × 1 यानी कि 10 माइक्रोकुलाम। चार्ज कितना हो जाएगा? 10 माइक्रोकुलाम। तो वो चाहे इसके अक्रॉस हो, चाहे इसके अक्रॉस हो, चाहे इसके अक्रॉस, तो तीनों के अक्रॉस तो 10 माइक्रोकुलाम भी जाएगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो बी आपका कैसा आंसर आ गया बच्चे? करेक्ट आंसर आ गया, राइट बच्चों? तो चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इसको नोट डाउन कर लेना, है ना? चलिए देखो बेटा, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये रहा हमारा 44th क्वेश्चन। क्या कहता है 44th क्वेश्चन? द इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ 2 कैपेसिटर इन सीरीज इज इतना। भाई देखो, 2 कैपेसिटर सीरीज में है। कभी भी अगर 2 कैपेसिटर हमारा सीरीज में हो, C1 C2, तो इनका आप अगर देखोगे तो इनका C इक्विवेलेंट जो होगा वो C1 C2 अपॉन C1 + C2 बनेगा। वो C1 C2 अपॉन C1 + C2 बनेगा, जो बेसिकली कितना दे रखा है? 3 माइक्रोफैरेड। अच्छा, और पैरेलल में है तो पैरेलल में तो क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। तो एक काम करो ना, फिर आप सीरीज पैरेलल, फिर आप ऐसा क्यों लिख रहे हो? फिर तो आप सीधा सीधा लिख लो, ये क्या है बच्चे आपका? सीरीज, और ये क्या है? पैरेलल, विच इज C1 + C2, जो बेसिकली कितना है? 16 माइक्रोफैरेड, ठीक है ना? अब आपसे क्या पूछता है? इंडिविजुअल कैपेसिटीज, यानी कि C1 और C2 पूछ रहा है। इसकी जगह ये पुट कर दो, C यानी कि 3 माइक्रोफैरेड बराबर बेटा C1 C2 अपॉन 16 माइक्रोफैरेड। इससे मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो यही से आपको पता चल जाएगा C1 C2 बराबर क्या हो जाएगा? 16 3 48, और माइक्रोफैरेड का मतलब -6 -6 -12 हो गया। तो अगर ऐसा आ रहा है, C1 C2 कितना आ रहा है? 48 × -12 फैरेड, ठीक है ना? अब यहां से अपने को कुछ नहीं पता, पर हाँ इतना पता चल गया कि C1 C2 मिला के 48 मतलब 48 × 10⁻12 आ रहा है। बस एक फॉर्मूला लगा लो, C1 + C2 गिवन है, इसका होल स्क्वायर को आप लिख सकते हो बेटा C1 - C2 का होल स्क्वायर प्लस 4C1 C2। तो ये कितना है? C1 + C2 कितना है? 16 माइक्रोफैरेड। तो 16 माइक्रोफैरेड का होल स्क्वायर बराबर बेटा C1 - C2 का होल स्क्वायर प्लस 4, और C1 C2 कितना आया? C1 C2 आया 48 × 10⁻12, राइट बच्चे? कैसे आया? इसको और डिवाइड करने के लिए आप यहां से कर सकते हो, 16 16 256 × 10⁻12 हो जाएगा बेटा, बराबर C1 - C2 का होल स्क्वायर, और ये इसको माइनस ले आओ इसमें से, 4 × 48, 4 4 16, 4 8 32, 192 × 10⁻12। तो 256 - 192, 56 और 8 64,
64 इंटू 10 की पावर -12 आ गया C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर। तो यही से आपका C1 माइनस C2 आ गया। C1 माइनस C2 कितना आ गया, इसका अंडर रूट 8 इंटू 10 की पावर -6। राइट बच्चे, C1 माइनस C2 कितना आ गया, 8 माइक्रोफैरेड। C1 माइनस C2 कितना आ गया, 8 माइक्रोफैरेड। बस तो जब ये ऐसा जैसे ही आ गया आप सीधा सीधा कर लो। देखो भाई C1 प्लस C2 कितना आ रहा है, 16 माइक्रोफैरेड। C1 प्लस C2 कितना आ रहा है, 16 माइक्रोफैरेड। और C1 माइनस C2 कितना आ रहा है, 8 माइक्रोफैरेड। ऐड कर दो दोनों को, ऐड करोगे खत्म हो जाएगा। 2C1 बराबर 24 माइक्रोफैरेड। तो C1 कितना आ गया, 12 माइक्रोफैरेड। अगर C1 12 माइक्रोफैरेड है तो या तो ये तो खत्म हो गया या ये, लेकिन दोनों का मिला के कितना है 16, तो C2 कितना आएगा 4। तो इसका मतलब ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब C2 कितना आ जाएगा, 16 माइनस 12 यानी कि 4 माइक्रोफैरेड, यानी कि 4 माइक्रोफैरेड। समझ में आया बेटा, कॉन्सेप्ट समझ में आया, पक्की बात है। एक बार आपको नोट डाउन करना है तो इसको नोट डाउन कर लो। दिस इज बच्चे बेसिकली -12, दिस इज -12, तो इसको भी आप देख लेना, शायद पूरा विजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया, आई गेस क्लियर हो गया आपको। राइट बच्चों, आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट लेना है, वीडियो को पॉज करना, आप देख लो। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, हाउ मेनी 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल टू स्टोर अ चार्ज ऑफ 1 कूलम विद अ पोटेंशियल ऑफ 110 वोल्ट अक्रॉस द कैपेसिटर्स। देखो बेटा Q बराबर क्या हो जाएगा, NC इंटू V। भाई कितने कैपेसिटर, N कैपेसिटर, Q बराबर CV होता है, N से मल्टीप्लाई मार दो, है ना। तो कितना है 1 माइक्रोफैरेड, तो 1 माइक्रोफैरेड यानी कि 1 माइक्रोफैरेड। पोटेंशियल कितना है 110, चार्ज कितना है, अच्छा ये N है, चार्ज कितना है 1 कूलम। तो N क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर डिवाइड मारो, 1/10 की पावर -6 इंटू 110, ये ऊपर जाएगा तो N बराबर हो जाएगा आपका 10 की पावर 6/110, यानी कि N बराबर 1000 इंटू 10 की पावर 3 कर दोगे तो इसको 110 से डिवाइड मारो, 0 से 0, 11 इंटू 9 अप्रोक्सीमेटली 9 इंटू 10 की पावर 3 अप्रोक्सीमेटली आप कर सकते हो। यहाँ पर 11 9 99 1 0, फिर उसके बाद 9.09 को, तो ये लगभग आप ले सकते हो 909, यानी कि अप्रोक्सीमेटली इतना आंसर आ जाएगा आपका, अप्रोक्सीमेटली 909। यानी कि कितने 1 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट करो सो दैट दे विल स्टोर 1 कूलम चार्ज। असल में क्वेश्चन की लैंग्वेज में स्टोर बोला है, फिर बोलूंगा होल्ड करता है, स्टोर करता ही नहीं है, तो इस बात को भी जरा गौर से देख लेना। राइट बच्चों, ठीक है, आगे समझ में कॉन्सेप्ट, आगे बढ़े तो चलो। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 46। 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस इतना इतना एंड इतना are connected in series and a potential difference of 11 volt is applied across the combination, then the potential difference across the plates of 1 microfarad capacitor is। भाई देखो इसने क्या बोला, ये सारे कनेक्टेड है सीरीज में बेटा, ये सारे कैसे कनेक्टेड है सीरीज में, कैसे कैसे 1 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड एंड 3 माइक्रोफैरेड, ठीक है जी। अच्छा, एंड पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चे, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 11 वोल्ट is applied across the combination, then the potential difference across the plates of 1 microfarad capacitor, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इसके अक्रॉस C कितना होगा। सेम क्वेश्चन है बेटा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, अगेन वही होगा, Q बराबर C इक्विवेलेंट इंटू V हो जाएगा। C इक्विवेलेंट क्या होगा, वही सेम 1 है, ये तो लगभग सेम क्वेश्चन आ गया, ये तो लगभग आपका सेम क्वेश्चन आ गया। तो यार फिर तो मतलब बात ही क्या करनी है, आप कर लो एक बार। ये क्या हो गया 1 माइक्रोफैरेड इंटू V कितना है 11, तो चार्ज कितना हो गया 11 माइक्रोकूलम। राइट, आपको क्या चाहिए, इसके अक्रॉस V1 चाहिए, तो Q बराबर V1 इंटू C। राइट है, तो V1 बराबर Q कितना है 11 माइक्रोकूलम, C कितना है 1 माइक्रोफैरेड, माइक्रो से माइक्रो कट गया तो 11 वोल्ट। कुछ गड़बड़ तो नहीं करी आपने, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी, नो वेज। Q बाई C, Q कितना है 11, Q तो सेम ही रहेगा, और C कितना है 1 माइक्रोफैरेड, तो 11 वोल्ट। तो 1 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस अगर आप टोटल 11 वोल्ट अप्लाई कर दोगे तो बाकी तो रह जाएगा, तो कुछ गड़बड़ हो गई हमसे।
तो जरा इसको जरा हटाओ आप, पहले सी इक्विवेलेंट देख लो। सी इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 है ना। 1/c इक्विवेलेंट बराबर 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 2 प्लस 1 6, ये तो 1 माइक्रोफैरेड ये आ गया। तो C आपका 1 माइक्रोफैरेड है, ठीक है। Q बराबर CV हो जाएगा 1 माइक्रोफैरेड इंटू कितना वोल्ट है, 11 वोल्ट है, ठीक है जी। तो 11 माइक्रो कूलम आ गया हमारे पास चार्ज। चार्ज कितना आ रहा है, 11 माइक्रो कूलम। Q बराबर CV हो गया। आपसे क्या चाहिए, V विच इज Q/C। चार्ज कितना है, 11 माइक्रो कूलम अपॉन C कितना है, 1 माइक्रोफैरेड। या तो बेटा, या तो यहां पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता ना, यानी कि कहीं ना कहीं 11 वोल्ट फिर है नहीं, कहीं ना कहीं ये तो 110 वोल्ट है, या फिर ऐसा कुछ है। आप समझ गए ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, या हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, पिछले क्वेश्चंस के जैसा ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इन द सर्किट शोन बिलो। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा है। पहले तो आप ई नेट ले लो, क्या होगा ई नेट 16 माइनस 6 10 वोल्ट, राइट बच्चे, क्योंकि पॉजिटिव से पॉजिटिव है और नेगेटिव से नेगेटिव है, तो 16 से अगर निकलूंगा तो 6 वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है जी। और ये कैसा है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 2 × 3 अपॉन 2 + 3, यानी कि ई नेट है 10 वोल्ट, सी इक्विवेलेंट है 6/5 माइक्रोफैरेड। आपसे क्या पूछता है, पोटेंशियल अक्रॉस 2 माइक्रोफैरेड। तो बड़ी सिंपल सी बात है यार, Q बराबर CV कर लो भाई। आपका C 2 माइक्रोफैरेड है, V कितना है 10 वोल्ट है। अच्छा सॉरी, पहले यहां पर Q कर लो ना, पहले तो यहां पर Q कर लो। आपसे क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है ना, सीरीज में चार्ज तो सेम होगा फिर भी आ जाएगा। पहले Q कर लो, 6/5 10⁻⁻⁶, ओके। C इंटू V कितना है 10 है, तो 5 से 2 कट गया, ये आ जाएगा 12 × 10⁻⁻6 कूलम। तो ये आपका चार्ज आ गया। अब आपसे V1 पूछेगा, तो V1 बराबर 12 माइक्रो कूलम को आप C से डिवाइड कर दो, विच इज 2 माइक्रोफैरेड। माइक्रो से माइक्रो कट गया, 2 से 6, तो कितना आंसर आएगा 6 वोल्ट। इसके अक्रॉस कितना होगा 6 वोल्ट, और उसके अक्रॉस कितना बच जाएगा आपका, ई नेट तो 10 है तो 4 बच जाएगा, राइट। Q बराबर CV है ना, अब V बढ़ेगा तो C कम होगा, तभी तो आपका सेम चार्ज सेम रहेगा सीरीज में, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो एक बार इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आप लिख लेना। मैं बढ़ता हूं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज, कोई बड़ी बात है ही नहीं, इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या निकालना है। अगर आप यहां से चार्ज को लेके भेज रहे हो, तो एक यहां पर जाएगा, बाकी यहां जाएगा, ये सारे आपके सीरीज में हो गए, इसके पैरेलल में हो गया। बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, सीरीज वाले में तो क्या होगा 15/3। पी इक्विवेलेंट क्या होता है सीरीज में, C/N, थोड़ी देर पहले किया, यानी कि 5 माइक्रोफैरेड, यानी कि 5 माइक्रोफैरेड, और वो इसके पैरेलल में लगा हुआ है। तो 5 किसके पैरेलल में लगा हुआ है, 15 के, कितना आ गया 20 माइक्रोफैरेड इज द C इक्विवेलेंट। कितना आ गया बेटा, पहले तो ये तीनों सीरीज का हो गया 15/3 विच इज 5 माइक्रोफैरेड। 5 के पैरेलल में लग गया, कितना बच गया 20 माइक्रोफैरेड। 5 के पैरेलल में लग गया तो कितना हो गया 20 माइक्रोफैरेड, राइट बच्चों। आई गेस आपको समझ में आ गया। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 49th क्वेश्चन, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इज। बहुत आसान क्वेश्चन है, फिर से ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे आप लोग, बड़ी सिंपल सी बात है बेटा। ये देखो, एक तो ये है, ठीक है ना, एक तो ये है आपका 4 और 4 है, कितना है 4 और 4 है। तो आप पहले 4 और 4 का सीरीज निकाल लो। क्या निकालोगे 4 और 4 का सीरीज, तो 2 माइक्रोफैरेड हो जाएगा, इसका 2 माइक्रोफैरेड है, फिर इसके साथ ऐसा ये पैरेलल में 4 माइक्रोफैरेड है, ठीक है ना, और इसके साथ में फिर आपका ऐसे करके ए और बी के बीच में ना, तो 4 और 4 का सीरीज क्या हो जाएगा, फिर 2 माइक्रोफैरेड है, राइट, ये 2 माइक्रोफैरेड है, पर अपने को तो ए और बी के बीच में ही चाहिए, तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 6 माइक्रोफैरेड हो गया, 2 और 4 का पैरेलल क्या होगा 6 होगा ना, तो इसका मतलब ये ऐसा हो गया 6, और नीचे आपका 2 आ गया, तो कहीं ना कहीं 6 दूने 12 डिवाइडेड बाय 8, यानी कि 12/8, यानी कि 4 3 12, 4 दूने 8। तो ये आपका, एक सेकंड नोट करो, कुछ गड़बड़ हो गया शायद। उसने क्या बोला, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये सीरीज में है, सीरीज और सीरीज का तो 2 आ गया, कंफर्म आ गई बात।
भाई जब यहां से जा रहा है तो कुछ करंट ये जाएगा, चार्ज इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, ये सीरीज में हो गया। अब ये ये जो 2 है ये इस 4 के पैरेलल में होगा, तो 2 और 4 तो क्या बन गया, 6 बन गया। राइट है जी, 2 और 4 क्या बन गया, 6 बन गया। मैंने कहा ठीक है, ये 4 और 4 अगेन सीरीज में है, ये 4 और 4 अगेन सीरीज में है, तो 4/2 का 2 बन गया। ठीक है, तो इस 2 और इसका तो 6 बन गया था और इसका 2 बन गया, तो बेसिकली सी इक्विवेलेंट क्या होगा, अच्छा पैरेलल में है तो 8 हो जाएगा ना, ये मैंने गलत फॉर्मूला लगा लिया। पैरेलल में है तो कितना बन जाएगा, पैरेलल में है तो 8 माइक्रोफैराड बन गया, पैरेलल में है तो 8 माइक्रोफैराड बन गया। राइट बच्चों, आई गेस थकावट हो ही गई है बस, लेकिन ठीक है, लास्ट के 2 क्वेश्चन रहते हैं, ये निपटा के ही जाएंगे हम तो अभी। ठीक है, 4 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड in a circuit as shown in figure. The effective capacitance between P and Q is, P और Q के बीच में effective capacitance, वैसे तो यहां पर है नहीं PQ, इसको P और Q मान लेते हैं फॉर एन एग्जांपल। बेसिकली आपको पता है यहां पर क्या है बेटा, व्हीटस्टोन ब्रिज है, एक हिसाब से ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि भाई 4 4 4 4, तो 4/4 बराबर 4/4 है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा कुछ इस तरीके से, ऐसे 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 ऐसे, क्या है 4 4 4 4, इन 4 4 का 2 हो जाएगा सीरीज में, और इन 4 और 4 का भी सीरीज में 2 हो जाएगा, तो आप क्या कर लोगे, 2 और 2 4 माइक्रोफैराड विल बी द फाइनल आंसर। 4 माइक है, एक सेकेंड होल्ड करो। ठीक है, ये देखो ना भाई, ये आपका 4 हो गया, इसने क्या बोला, फाइंड द, आई गेस ठीक है, 4 कैपेसिटर्स कनेक्टेड है, ए बी, और ये भी 4 है और ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये तो कैंसिल आउट हो गया 8 वाला, तो 4 और 4 का सीरीज में हो गया तो 2 लग गया, 4 और 4 का सीरीज में 2 लग गया, 2 और 2 4 है, तो 4 माइक्रोफैराड है। शायद कई अगले क्वेश्चन के साथ इसके ऑप्शंस ना इंटरचेंज हो गए हो। ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, देखो ये क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन का फिगर कुछ और है, तो ये ऑप्शंस गलत है, इवन ये क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन हमारा ये सही है, जिसका आंसर भी आपका 4 माइक्रोफैराड है। ठीक है, और ऐसा कोई जरूरी नहीं है बेटा कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शंस में हो ही, हमें बस खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। राइट बच्चों, आई गेस आपको ये समझ में आ गया। देखो 50 क्वेश्चन अब तक हुए हैं, नंबर भले ही 51 लिखा, पर अभी तक मतलब एक और उसमें लास्ट में रह गया था, तो लास्ट वाला अपना कोटा कर रही है, ये एक हिसाब से 52 नहीं है, ये हमारा 50वां क्वेश्चन है। फॉर द गिवन सर्किट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पी एंड क्यू, यहां पर अच्छा ये पी और क्यू है बेटा, ये पी और क्यू है, मेरी बात को गौर से सुनना, ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये पैरेलल में था, लेकिन ये क्या है बेटा, ये इक्वी पोटेंशियल है, तो ये तो खत्म हो गया, एक हिसाब से सिर्फ ये रह गया, तो ये तीनों आपस में पैरेलल में हो गए ऐसे करके। ये मैंने आपको सिखाया हुआ है, मेरे डिटेल वीडियोस आप देख सकते हो, अगर ये वाला आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये सी है, सी सी सी, ये क्या बन जाएगा 3C, तो ये अल्टीमेटली बन जाएगा आपका 3C, और ये इसके सीरीज में C हो जाएगा, तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 3C इंटू सी अपॉन 3C प्लस C, यानी कि 3C² प्लस बाई 4C, C से C कट जाएगा, 3/4C हमारा फाइनल आंसर बच जाएगा, विच इज C ऑप्शन। क्या हुआ बेटा, ये तीनों पैरेलल में कनेक्ट होगा, ये और ये पॉइंट सेम है, इक्वी पोटेंशियल है, खत्म हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, सिर्फ ये रह गया, यानी कि ऐसा होता ना कि ये तो यही देखो, चार्ज अगर यहाँ से ऐसे जा रहा है तो सीधा यहाँ से ऐसे चलते 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 ऐसे इधर निकल जाएगा, इनके पास जाएगा ही नहीं, इनका कोई लेना देना ही नहीं है। जैसे शॉर्ट सर्किटिंग वाली कहानी में होता है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर हो गया। ऐसी बात नहीं है बेटा, मेरे पास और भी क्वेश्चंस है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि और नहीं है, देखो आप और भी देख सकते हो। शायद मैंने कहा था ना कुछ टॉपिक्स छूट जाएंगे, लेकिन इसका मोस्ट 50 करना था, मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 करने थे, तो वो हम कर चुके हैं। मैं आपको सिर्फ एक ही बात बताऊंगा बेटा, कि यहां तक करने की जस्ट बाद, ये पीडीएफ तो पूरी डाउनलोड करूंगा मैं, पूरी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको क्या करना है, सारे के सारे जो रह जाएंगे, जो 20-25 क्वेश्चन और बाद में है, वो भी सॉल्व करने हैं, और मुझे बताना है कि आपको मजा आया कि नहीं आया। लेक्चर के लास्ट में कमेंट करना है कि आपको ये सेशन का समझ में आ रहा है कि नहीं आया, या फिर इसको और कंटिन्यू करना चाहिए आगे कि नहीं करना चाहिए। और हाँ बच्चों, साथ ही साथ में मेरे बहुत सारे फ्री सेशंस मैंने दे रखे, आपको बस वीके आर्मी कोड लगाना है। आफ्टर अप्लाइंग वीके आर्मी कोड मेरे सारे फ्री सेशंस अनलॉक हो जाएंगे। आपको बस अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उसको डाउनलोड करने के बाद आपको वहां पर मेरे सारे स्पेशल जो फ्री ऑफ कॉस्ट सेशंस है, आपको वन शॉट्स चाहिए, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चाहिए, पीवाईक्यू सीरीज हमने चलाई थी, पीवाईक्यूज भी हमने सारे चैप्टर्स के कंप्लीट करे, आपको वहां पर सब मिल जाएगा।
और इसी का जो थर्ड चैप्टर है वो आप यार इसको वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी आपका आ जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली कल आ जाएगा, नहीं तो परसों, बस डिपेंड करता है हेल्थ पे। ये प्रे करना कि भाई मेरी हेल्थ भी ठीक रहे और आप लोग भी सेफ रहे। तब तक के लिए यार बच्चों आपसे अलविदा चाहते हैं। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट गाइस, अच्छे से पढ़ाई करो, सबका नाम रोशन करो, है ना बच्चे। और फिर स्पेशल क्लास में मुलाकात करते रहो, फॉलो करो प्रोफाइल को, और वहां पर आपको पूरा लिंक और पूरा सब कुछ अपडेट मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट बच्चों, एंड यस, जय हिंद।